क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो कि अवायवीय श्वसन है और क्रेब्स चक्र जो कि वायवीय श्वसन है, उनको हम शॉर्ट में चित्रों के माध्यम से इनका जो पूरा पाथवे है, जिस क्रम में ये आगे बढ़ता है, उसको समझते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए पहला जो ग्लाइकोलाइसिस है, हमने बताया था कि वो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। ग्लूकोज के एक अणु से ग्लूकोज के एक अणु से ग्लाइकोलाइसिस जो है वो शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया एक दिशीय है। मतलब कि ग्लूकोज का एक अणु जो है वो पायरुविक अम्ल बनाता है। अंत में पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज का एक अणु है और पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। अब यदि हम इसको पाथवे में देखें तो देखिए इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, 10 पदों की ये प्रक्रिया है, 10 पदों की प्रक्रिया है। और इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बदलता है, तब इसको बदलने के समय एक एटीपी जो है वो एडीपी में टूटता है और ऊर्जा काम आ रही है। जैसा आपको बताया था पहले, ऊर्जा काम आती है। तो एक एटीपी का उपभोग जो है वो यहां पर हो गया। अभी तो एटीपी बना भी नहीं है और एटीपी का उपभोग कर लिया गया है। उसके बाद में फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आगे जाकर के फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में बदल जाता है। देखिए ग्लूकोज बदला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, मतलब कि छठे नंबर पे, छठे नंबर का जो कार्बन है उस पे जाकर के उसमें कार्ब जो जो फॉस्फेट का अणु है वो जाकर के लग गया। तो फॉस्फेट का अणु कहां से मिला? जब ये एटीपी टूटा एडीपी में, एक फॉस्फेट जो अलग हुआ वो इसमें जाकर के जुड़ गया। तो पहले नंबर पे, पहले स्टेप पर और फिर तीसरे स्टेप पर एक एक एटीपी काम आ गए, मतलब कि 2 एटीपी तो काम आ चुके हैं। अभी तक भी एक भी एटीपी हमको उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन इसके आगे जब प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो देखिए चौथा स्टेप आया, पांचवा स्टेप आया, फिर छठा स्टेप आया और छठे स्टेप पर आकर के NADH बनता है, NADH। और एक NADH जो है वो 3 एटीपी देता है। चूंकि 2 NADH बन रहे हैं, इसका मतलब एटीपी की संख्या हो जाएगी 6। फिर आगे बढ़िए तो 7वें स्टेप पर और 10वें स्टेप पर, 7वां स्टेप आ गया और अंतिम जो 10वां स्टेप है उसमें प्रत्यक्ष तौर पर हमको 4 एटीपी मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4 एटीपी। तो टोटल एटीपी हो गए 10, 6 प्लस 4। लेकिन चूंकि पहले 2 एटीपी काम आ चुके हैं, इसलिए नेट एटीपी जो है उनकी प्राप्ति हमको होती है 8। यदि हम इसको आसान तरीके से समझाएं तो देखिए ये ग्लूकोज का अणु है। ग्लूकोज का अणु जब आगे बढ़ता है इस प्रक्रिया में, तो पहले स्टेप पर एक एटीपी और तीसरे स्टेप पर एक एटीपी का उपभोग ये तंत्र खुद कर लेता है। तो 2 एटीपी तो खर्च हो गए, पहले ही खर्च हो गए, कुछ मिला नहीं है, पहले ही खर्च हो गए। फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो जैसा हमने यहां पर देखा था कि NADH बनता है और NADH बनता है, 2 NADH बनते, 2। एक NADH से 3 एटीपी मिलते हैं, 2 NADH बन रहे हैं तो 6 मिल जाएंगे। प्रक्रिया और आगे बढ़ती है,
तो एटीपी एटीपी तो हमको फिर मिल गए, डायरेक्ट एटीपी मिल रहे हैं। फिर प्रक्रिया और आगे बढ़ी, एटीपी और एटीपी दोबारा से डायरेक्ट एटीपी हमको मिल गए। तो टोटल ये हो गए 6, 2 8, 2 10, 10 एटीपी। 2 यहां काम आ गए थे, तो नेट एटीपी इसमें से 2 घटा देते हैं, तो नेट एटीपी जो है हमको मिल जाते हैं 8 ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत। ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है, जिसके अंत में फिर पायरुवेट या जिसको हम कहते हैं पायरुविक अम्ल ये मिलता है, इसका अंतिम उत्पाद। पायरुविक अम्ल का भविष्य ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या उपस्थिति पर निर्भर करता है। यदि ऑक्सीजन कोशिका में अनुपस्थित है तो ये पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा, पेशियों में फटीग पैदा होती है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये पायरुविक अम्ल आगे चल करके क्रेब्स चक्र में भाग ले लेता है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं क्रेब्स चक्र। ध्यान दीजिएगा, एक ग्लूकोज से हमको 2 पायरुविक अम्ल मिल चुके हैं। एक पायरुविक अम्ल एक क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है और दूसरा पायरुविक अम्ल दूसरे क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ग्लूकोज के अणु के बाद में 2 क्रेब्स चक्र चलते हैं। तो देखिए, पायरुविक अम्ल हमारे पास में आ चुका है। पायरुविक अम्ल कहां बना है? कोशिका द्रव्य में। देखो साइटोसोल लिखा है, ये जो है ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य। और ये जो है ये दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां से शुरू हो चुका है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो भी ये दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, मतलब क्रिस्टी के अंदर का भाग, आप समझिएगा जहां हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्रेब्स चक्र चलता है। तो जो पायरुविक अम्ल बना, ये पायरुविक अम्ल क्या करेगा? ये क्रेब्स चक्र में भाग लेने के लिए आगे चला जाता है। आगे कहां? कि कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है, जहां पर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है और ये वायवीय श्वसन क्रेब्स चक्र में भाग ले लेता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब पायरुविक अम्ल को क्रेब्स चक्र के अंदर जाना है, देखिए चक्र के रूप में चल रहा है ना, ये क्रेब्स चक्र के अंदर जाना है, तो पहले ये एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है और इस दौरान हमको NADH की प्राप्ति होती है। NADH कितने? 1 मिल रहा है, लेकिन चक्र कितने चल रहे हैं? 2 चल रहे हैं, तो इसका मतलब 2 NADH मिल गए, तो टोटल 6 ATP हमको यहां पर मिल गए। 8 हमको कहां मिल गए थे? ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में 8 मिल चुके थे, 6 यहां मिल गए हैं। अभी तक हम क्रेब्स चक्र में पूरी तरह से प्रवेश नहीं किए हैं। अब हम क्रेब्स चक्र के अंदर चलते हैं। क्रेब्स चक्र का जो पहला उत्पाद है वो होता है सिट्रेट या सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, इसीलिए इसको सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। अब देखिए, ये चक्र जब आगे चलता है तो आइसोसिट्रेट बनता है। आइसोसिट्रेट के बाद में बनता है अल्फा कीटोग्लूटामेट, और अल्फा कीटोग्लूटामेट जब बनता है तब एक NADH भी बनता है, NADH। और ये NADH बना देगा आगे बढ़कर के 3 ATP। NADH, FADH2 ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इनडायरेक्ट प्रकार के ATP है। उसके बाद में अल्फा कीटोग्लूटामेट आगे जाकर के सक्सिनाइल को एंजाइम ए में बदल जाता है। यहां पर भी हमको एक NADH मिल रहा है, इसका मतलब पुनः 3 ATP मिल गए हैं। फिर सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है वो सक्सिनेट में बदलता है, यहां पर हमको मिलता है GTP। ये GTP जो है आगे चल करके GDP में टूट जाता है। ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट ये टूट जाएगा ग्वानिन
डाइफॉस्फेट में। और इस दौरान जो एक फॉस्फेट मिला, डाई में टूट गया ना, ये फॉस्फेट कहां जाकर के जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा एडीपी में और बना देगा एटीपी। ये एक एटीपी और बन रहा है डायरेक्ट। पहले जीटीपी से जीडीपी आया, एक फॉस्फेट मिला और वो एडीपी में जाकर के जुड़ गया और एटीपी बन गया। प्रत्यक्ष तौर पर एटीपी का निर्माण यहां पर हुआ है। अब देखिए उसके बाद क्या आएगा कि सक्सिनेट जो है वो बनाता है फिर फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट जब बनाएगा तो बनता है FAD। FAD क्या है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और इससे ध्यान रखिएगा, इससे बनते हैं 2 ATP। NADP जहां 3 ATP बना रहे थे, ये बनाते हैं 2 ATP। फिर फ्यूमरेट आगे चल करके मेलेट बनाएगा, मेलेट आगे चल करके बनाएगा ऑक्जेलो एसीटेट, और ऑक्जेलो एसीटेट जब बनता है तब पुनः एक NADP बनेगा। ये 3 ATP का निर्माण करता है। और ऑक्जेलो एसीटेट फिर वापस से एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ मिलकर के सिट्रेट बना लेगा, और ये प्रक्रिया लगातार हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वायवीय श्वसन के अंतर्गत ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनती चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है ना, जगह जगह पे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो ऑक्सीजन जो है इस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी मांसपेशियों से रक्त में, रक्त से फेफड़ों में, फेफड़ों से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए 3 ATP, उसके बाद में 3 ATP, 3 उसके बाद में 1 ATP, उसके बाद में 2 ATP FAD से मिल रहे थे, उसके बाद में 3 ATP। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 12 ATP का निर्माण एक चक्र में हो रहा है। चल रहे हैं 2 चक्र, तो इसका मतलब 12 × 2 टोटल 24 ATP हमको प्राप्त होते हैं। तो 24 हमको इन चक्रों में मिले, 8 हमको ग्लाइकोलाइसिस में मिले थे, 6 हमको मिले थे कि ग्लाइकोलाइसिस का पायरुविक अम्ल जब क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है तब NAD बनते हैं, तो 6 हमको वहां मिल जाते हैं ATP। तो इस प्रकार से 24 और 6 30 और 8 38 वायवीय श्वसन के अंतर्गत एक ग्लूकोज का अणु कुल 38 ATP का उत्पादन करता है, जबकि हमको ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को अगर मिला लें तो 8 ही ATP मिल रहे थे। यही कारण है कि जब हम लंबी दूरी की गतिविधियों में शामिल होते हैं, शरीर वायवीय श्वसन में होता है, तो हमको थकान की अनुभव भी इसलिए कम होता है क्योंकि लगातार पायरुविक अम्ल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है, लैक्टिक अम्ल अपेक्षाकृत कम बनता है।